दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान स्पेस रेस और साइंस में भारत से 2 कदम आगे था। जी हाँ, ये सच है। तो फिर दोस्तों भारत पाकिस्तान से आखिरकार इतना ज्यादा आगे कैसे निकल गया? तो भाई ऐसा मुमकिन हुआ बहुत सारे कारणों से, जिसमें पाकिस्तान की मूर्खता भी शामिल है और भारत की समझ भी। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी फेल होने में और भारत के इसरो को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की गलतियां भी शामिल है और भारत के महान वैज्ञानिकों की मेहनत भी। और इन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, इसकी हम विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अभी तक आपने द नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। भारत और पाकिस्तान की स्पेस वॉर की वो कहानी जो इतिहास के कम ही पत्तों पर लिखी गई है, जिसके बारे में जानने से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि दुनिया में स्पेस वॉर की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों साल 1957 में रशिया एक चमत्कार कर देता है। रशिया यानी कि उस वक्त का यूएसएसआर, और ये यूएसएसआर अपना एक सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल मून अंतरिक्ष में भेज देता है। और इतना करते ही ये क्या, रशिया का पूरी दुनिया में डंका बज गया कि भाई आपने तो यहाँ वहां नहीं लेकिन सीधी अंतरिक्ष में ही गुलेल मार दी। सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक और स्पुतनिक को पूरी दुनिया सलाम ठोकने लगी। एक तरफ रशिया दुनिया की क्लास का मॉनिटर बन चुका था, तो दूसरी तरफ अमेरिका बनते बनते रह गया था। अब दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर पास हो जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन दुश्मन अगर अव्वल आ जाए ना, तो दोस्तों क्या क्या हो सकता है ये तो मैं आपको क्या बताऊं, ये तो आपको उस वक्त का कोई अमेरिकन ही बता सकता है। अब यूएसएसआर की इस सफलता के बाद अमेरिका सदमे में था, और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेस मिशंस लॉन्च कर दिए और शुरुआत हुई साल 1958 में नासा की। इसके बाद रशिया को दिखा देने के लिए और पूरी दुनिया में स्पेस का जमादार बनने के लिए अमेरिका ने मून पर एस्ट्रोनॉट्स को ही भेज दिया। अब दोस्तों फिर से हम हमारे विषय पर आते हैं और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की स्पेस वॉर की, इसरो और सुपार्को की टक्कर की। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की बात करें तो उसने भारत से पहले स्पेस में अपना रॉकेट लॉन्च किया था, और वो भारत से करीब 8 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी। अब आप सोचोगे कि आखिर पाकिस्तान जैसा देश ऐसा कैसे कर सकता है? तो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये किया था दुनिया के जमादार ने। पाकिस्तान ये सब कुछ कर ही पाया था अमेरिका की मदद से। रशिया के बाद अमेरिका स्पेस में अपना दबदबा बनाना चाहता था, और रशिया की सफलता के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो ये भी ढिंडोरा पीट दिया था कि हम मून पे इंसानों को ही भेज देंगे। और ये बहुत ही बड़ी कमिटमेंट थी, इसलिए अमेरिका को बहुत सारे देश अपने अलायंस के रूप में चाहिए थे। उस वक्त अमेरिका को एशिया में एक पार्टनर की जरूरत थी। अब स्वाभाविक है कि भारत पहले से रशिया का मित्र था, यानी कि यूएसएसआर का मित्र था, इसलिए उनको अपने पार्टनर के रूप में पाकिस्तान को चुनना पड़ा। और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को लपक कर झपट लिया, और 1961 में पाकिस्तानियों ने अपनी स्पेस एजेंसी यानी कि सुपार्को को एस्टेब्लिश कर दिया। और दोस्तों ऐसे अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम साल 1961 में लॉन्च कर दिया, और इस पूरे मिशन को लीड किया था एक पाकिस्तानी जीनियस अब्दुल सलाम ने। आपको बता दें कि ये अब्दुल सलाम पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को के फाउंडर भी थे। अब दोस्तों आप बताएं कि हमारे पास कौन थे? अब्दुल कलाम थे, और इनके पास कौन था? अब्दुल सलाम। अब अब्दुल कलाम साहब का तो हमारे देश में क्या रुतबा था, क्या शख्सियत थी, ये तो हम सब जानते हैं, हम क्या पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब्दुल सलाम का इन पाकिस्तानियों ने क्या किया, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस वीडियो में आगे आप वो भी जानोगे कि अपनी ही स्पेस एजेंसी के फाउंडर के साथ पाकिस्तान ने क्या किया। अब इसे आगे बात करें तो अपने स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान ने अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी स्पेस में भेजा। अब दोस्तों इस वक्त तक भारत में कोई भी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ था, और जो टेक्नोलॉजी उस वक्त पाकिस्तान को अपनी झोली में खैरात में मिली थी, उस स्पेस टेक्नोलॉजी का वो भारत के खिलाफ भी यूज कर सकता है। इस बात को भारत के एक महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई बखूबी जानते थे, और विक्रम साराभाई के विजन और उनकी मेहनत ने ही भारत को इसरो दिया। तो चलिए पहले फटाफट शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि विक्रम साराभाई आखिर कौन थे। दोस्तों विक्रम साराभाई कोई आम इंसान नहीं थे। वो 12 अगस्त साल 1919 में भारत के गुजरात प्रदेश में, हालांकि उस वक्त उसे गुजरात नहीं लेकिन बॉम्बे स्टेट कहा जाता था, उस विस्तार के अहमदाबाद शहर में विक्रम साराभाई का जन्म होता है। पूरा नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई, जो खुद एक कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे।
विक्रम साराभाई भारत की उस वक्त की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए थे। वो कॉस्मिक रेस की फील्ड में भी एक्सपर्ट थे और उनको एक महान हस्ती डॉक्टर CV रमन ने ट्रेन किया था। उनके पास कैम्ब्रिज की डिग्री थी, पैसा भी उनके पास बहुत था और भारत के बाहर चाहते तो वो किसी भी वक्त किसी भी देश में जाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। लेकिन देश के इस सपूत ने भारत में रहने का डिसीजन लिया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त उनका एक सपना था भारत को स्पेस में ले जाने का। दोस्तों विक्रम साराभाई ने जब ये बात कुछ लोगों को कही तो वो लोग उन पर हंसने लगे। एक बार एक विदेशी अखबार ने विक्रम साराभाई को पूछ लिया कि भारत जैसे गरीब देश को स्पेस में जाने की क्या आवश्यकता है। तब विक्रम साराभाई ने बताया कि भारत इस वक्त गरीब है, इसलिए हमें स्पेस में जाने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम्स और उसके मिशंस भारत की इकोनॉमी में और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगे। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। अब भारत के स्पेस मिशन भारत के लिए कैसे पैसा बरसा रहे हैं उसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करते हैं, पर उससे पहले इसरो की स्थापना की ये कहानी पूरी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इस सभी परिस्थिति को समझकर, उस पर गौर कर उस पर रिसर्च कर विक्रम साराभाई के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उस वक्त इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, भारत को स्पेस सेक्टर में लीड करने वाले बेहतरीन लोग भी नहीं थे और अच्छे वैज्ञानिकों को उस वक्त देने के लिए पैसा भी भारत के पास नहीं था। तो फिर हमने ये सब कर कैसे दिखाया? क्या हमारे पास जज्बा था? दोस्तों हाँ वो था, लेकिन मैं जज्बे की और कोई इमोशनल बात आपके सामने नहीं करूंगा। बिल्कुल टू द पॉइंट साइंटिफिक बात करूंगा जो प्रैक्टिकल भी है। और ऐसे हालात में दिल के साथ दिमाग से सोचना और प्रैक्टिकलिटी ही हमें इन सबसे उबार सकती है। अब दोस्तों विक्रम साराभाई इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके इससे आगे बढ़ना चाहते थे और इंडिया के लिए अंतरिक्ष में जाने का रास्ता बनाना चाहते थे। और इसके लिए विक्रम साराभाई ने अपनी स्ट्रेंथ और नॉलेज का फायदा उठाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करो, हम में दम है, हमें नॉलेज है, एजुकेशन है और इससे दुनिया का फायदा होगा। दोस्तों ये बात ना उन्होंने कही लेकिन करके भी दिखाई। उस वक्त फ्रांस ने हमें फ्री में अपने पेलोड्स प्रोवाइड किए थे। दुनिया के कई देशों ने मदद की और अमेरिका ने भी अपने अपाचे रॉकेट हमें प्रोवाइड किए। और इसके साथ भारत ने अपने नॉलेज, अपने जज्बे और अपने अनुभव से एक बहुत ही विशाल रॉकेट बनाया। नवंबर साल 1963 में बूम, हमारे देश से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। अब दोस्तों भारत की धरती से पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हमने नहीं बनाई थी। इसरो को शुरू होने में भी कुछ साल बाकी थे, लेकिन इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने दूसरे देशों ने जो स्पेस टेक्नोलॉजी इजाद की थी उसको समझकर और अपना उसमें नॉलेज डालकर स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते रहे। और आखिरकार 15 अगस्त 1969 के दिन इसरो की स्थापना हुई। इसरो ने शुरू होते ही सैटेलाइट इंट्रोडक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, यानी कि भारत के सैकड़ों गांवों में हजारों लोगों को उस वक्त सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स जो टीवी के माध्यम से था। आपको बता दें कि हमारा पहला सैटेलाइट साल 1975 में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था द आर्यभट्ट सैटेलाइट। और आपको ये भी बता दें कि हमारी सरकारों ने स्पेस प्रोग्राम की अहमियत को समझा और वो इसरो को फंडिंग करते रहे। इसके बाद 1983 में इसरो ने हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत देखिए दोस्तों, ये देखिए इसरो की शुरुआती तस्वीरें जब इसरो अपने शुरुआती चरणों में था, और आज देखिए इसरो की ये सक्सेस जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अब दोस्तों आज की बात करें तो हम चांद पर ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारा रोवर आज वहां पर घूम रहा है और हम मंगल पर भी जा चुके हैं। वहां के ऑर्बिट में भी हमारा ऑर्बिटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचा है। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद तो भारत की मानो तकदीर ही बदल गई है। हमारे दरवाजे पर बहुत सारे देश हाथ बांध खड़े हैं। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश भारत के और इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों मानो पैसों का ढेर लग गया है और आज सबसे सस्ते में स्पेस में जाने की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो हर कोई देश पाना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों स्पेस पर जाने की टेक्नोलॉजी पर बात करना जितना आसान है ना, ये टेक्नोलॉजी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखे। लेकिन दोस्तों ये पेचीदी टेक्नोलॉजी का भारत ने अपने आप आविष्कार किया है। हम मंगल और चांद पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी वीनस और सन पर भी जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। हम गगनयान के माध्यम से भविष्य में इंसानों को भी स्पेस में भेजने जा रहे हैं। और दोस्तों इन सब के बीच पाकिस्तान स्पेस रेस में बहुत पीछे छूट चुका है।
दोस्तों आज पाकिस्तान के पास अपनी एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम भी नहीं है, जबकि भारत के रॉकेट्स पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स, आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन पूरी दुनिया के देशों के सैटेलाइट्स आज भारत स्पेस में लॉन्च करता है और ये बहुत सालों से कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास उन सैटेलाइट्स को सस्ते में लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी है। और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान कम से कम 2040 से पहले खुद के सैटेलाइट रॉकेट्स नहीं बना पाएगा, और अगर हालात और बिगड़े तो ये टाइम और भी आगे खींच सकता है। अब दोस्तों ये सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी हमसे पहले शुरू हुई थी तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। तो दोस्तों इसका कारण है पाकिस्तान की और हमारी सोच में फर्क। हमारे वैज्ञानिकों ने कंस्ट्रक्टिवली और इंसान के मददगार साबित हो ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे स्पेस मिशन और ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अपना फोकस किया, जबकि पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को वेपन इंडस्ट्री में डाल दिया गया। उन्होंने अपने बजट्स भी वेपन्स पे जाया किए। उनका एक ही फोकस था, भारत को डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान देश के साथ उसकी स्पेस एजेंसी भी गड्ढे में गई, उसका एक कारण था वही जो आमतौर पर हर पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है, उसकी सेना की हर चीज में टांग लड़ाना। पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट की तरह सुपारको की सत्ता भी रिटायर्ड जनरल के पास रही है, जिनका स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से कोई वास्ता नहीं था, जबकि इसरो की डायरेक्टरशिप हमेशा से क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉमर्स या फिर क्वालिफाइड फिजिसिस्ट के पास ही रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल क्रंच, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की बार बार पिन मारने के कारण सुपारको की भैंस गड्ढे में चली गई है, जो बहुत सालों तक अभी ऊपर नहीं उठने वाली। अब दोस्तों और एक किस्सा सुनिए। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को जिसने खड़ा किया था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा वैज्ञानिक हुआ करते थे। देखिए उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया। साल 1974 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया था जिसमें अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। अब दोस्तों अहमदी एक कम्युनिटी होती है, उस वक्त इस बिल में उनको नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया गया। और दोस्तों इस बिल की वजह से, इस लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे व्यक्ति को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। देख लीजिए दोस्तों, जब कोई देश रिलीजन के आधार पर जन्म लेता है और जब उसमें जुनून या कट्टरता होती है तो उस देश का क्या होता है वो आप भी आज के पाकिस्तान के हालात देखकर जान चुके होंगे। दोस्तों इतना समझने के बाद अब आप भी समझ जाइए कि हमारे देश के असली हीरो साइंटिस्ट ही होते हैं। ये आम लोग होते हैं, आप और हमारे जैसे, जो EMI पर अपना घर खरीदते हैं, जो सैटरडे संडे या वीक ऑफ के दिन पार्क में जाते हैं, अपने परिवार के साथ घूमते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यही लोग देश का भविष्य तय करते हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों को, हमारे वैज्ञानिक दर्जे के लोगों को किसी फिल्म अभिनेता या फिल्म अभिनेत्री से ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। उन्हें असली हीरो मानने की जरूरत है, जो आज धीरे धीरे देश में हो भी रहा है। और हमारी सरकार को अच्छी से अच्छी सैलरी वैज्ञानिकों को देने की जरूरत है और देश के जवानों को भी, क्योंकि दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी किसी भी देश का भविष्य, किसी भी देश की इकोनॉमी तय करती है। और इस बात को आप फ्रांस, रसिया या अमेरिका को देखकर समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स करें और हो सके तो द नॉलेज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी हमारे इस चैनल पर चल रही है साइंस की द ग्रेटेस्ट थियरीज, तो बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।